पेरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे 1 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट थे। तो प्रीलिम्स में देखते हैं हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रलय मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रलय मिसाइल न्यूज़ में थी तो वो किसने डेवलप की है? तो द ऑप्शंस आर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जो मिसाइल वगैरह है ना वो डेवलप करना DRDO का काम है। तो जब भी आपको कुछ गेस करना हो तो मिसाइल रहेगी तो DRDO, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज DRDO डेवलप प्रलय मिसाइल। तो प्रलय मिसाइल क्या है? एक सॉलिड फ्यूल्ड है, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है और प्रिसिशन गाइडेंस है इसमें। इसकी रेंज है 105 से 500 किलोमीटर तक, ठीक है। और 2 सक्सेसफुल टेस्ट हो चुके हैं इसके 28 और 29 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से, जो चांदीपुर है ना वहाँ से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो मेरा गांव मेरी धरोहर किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है ये बोल रहा है। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखो आप इसमें यदि एलिमिनेशन से जाओगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो सीधे कट कर सकते हो। अब आपको बाकी 3 में इशू हो सकता है, तो कल्चर, टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज कल्चर। तो मेरा गांव मेरी धरोहर इज़ अ प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। तो कौन से मिशन के अंदर है? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज़ द न्यूली डिस्कवर्ड हरप्पन साइट रतादिया री धेरी। ये कहाँ पे है? जो अभी नई डिस्कवर्ड हरप्पन साइट है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शंस आर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो ये नया है, तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में, ठीक है। और ये बताता है कि मतलब दिस इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन थार डेजर्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है? तो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आप इसमें होम अफेयर्स और फाइनेंस तो कट कर सकते हो। ओवरसीज इसलिए लगेगा क्योंकि मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स इसलिए लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ओवरसीज से रिलेटेड है, और सोशल जस्टिस मेरे ख्याल से आपके दिमाग में नहीं आएगा, बट द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अब इसका रीज़न यदि आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली ना शेड्यूल्ड कास्ट, डीनोटिफाइड ट्राइब्स और मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए है। तो इन सब सेगमेंट को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इसलिए द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, आंसर डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ड्रोन्स देने की बात कौन सी स्कीम ने की है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को? तो ड्रोन शक्ति स्कीम, नारी किसान उड़ान स्कीम, नमो ड्रोन दीदी स्कीम और एग्रीटेक सखी स्कीम। तो द करेक्ट आंसर इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन करना है। तो द फर्स्ट इज वाई इज वोकेशनल एजुकेशन स्टिल नॉट अ मेजर फोकस इन इंडियाज एजुकेशनल पॉलिसी। एंड ये समझ आया ना क्वेश्चन क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन अभी भी इंडिया का मेजर एजुकेशन पॉलिसी में क्यों फोकस नहीं है। फिर व्हाट कैन बी डन टू प्रॉपरली इंक्लूड इट इन रेगुलर स्कूलिंग। तो ये सेकेंड है कि क्या किया जा सकता है। तो आते हैं हम इसमें कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोकेशनल एजुकेशन से। तो वोकेशनल एजुकेशन का एम क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इक्विप करना विद जॉब स्पेसिफिक स्किल्स टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। ये दोनों चीज़ करना, एम्प्लॉयबिलिटी भी लाना और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी लाना। तो डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल टू ब्रिज द स्किल गैप, वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया रिमेन्स पेरीफेरल। तो अभी भी ये पेरीफेरल है इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन डिस्कोर्स। अब रीजंस क्या है नेग्लेक्ट के वोकेशनल एजुकेशन के लिए? तो एकेडमिक बायस एंड सोशल परसेप्शन। तो अभी भी ना एकेडमिक बायस और सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। तो जो जनरल एजुकेशन है उसको ऑफन परसीव किया जाता है मोर प्रेस्टिजियस देन वोकेशनल ट्रेनिंग। फिर मैनुअल और स्किल बेस्ड जो वर्क होते हैं उनको स्टिग्मेटाइज किया गया है, स्पेसिफिकली इन अर्बन मिडिल क्लास माइंडसेट्स। पॉलिसी लेवल गैप की बात की जाए तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड नहीं है। फिर फ्रेगमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आउटडेटेड करिकुलम है, लैक ऑफ ट्रेंड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं। फिर वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर ऑफन ऑप्शनल एंड नॉट वेल इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल करिकुलम। तो स्कूल करिकुलम में ये सही तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है। फिर लिमिटेड इंडस्ट्री लिंकेज की बात की जाए तो वीक पार्टनरशिप्स बिटवीन स्कूल एंड इंडस्ट्री, ये रिड्यूस करते हैं रिलेवेंस ऑफ ट्रेनिंग टू मार्केट नीड्स। अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिनिमम है और पुअरली कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है।
इनएडिक्वेट फंडिंग और मॉनिटरिंग की बात की जाए तो वोकेशनल एजुकेशन रिसीव करते हैं एक स्मॉलर शेयर ऑफ एजुकेशन बजट, और पुअर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम, मतलब मॉनिटरिंग सही नहीं होती यदि वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं तो भी। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, जो सेकेंड पार्ट था कि हमको इस करिकुलम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जनरल एजुकेशन में और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस को सही तरीके से। अवेयरनेस और एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा, जैसे कैंपेन्स लॉन्च करना पड़ेगा सोसाइटल एटीट्यूड चेंज करने के लिए, और हाईलाइट करना पड़ेगा सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। टीचर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स रखने पड़ेंगे, और डिजिटल टूल्स और सिमुलेटर्स यूज़ करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। फिर इंडस्ट्री स्कूल कोलैबोरेशन की बात की जाए तो प्रमोट करना पड़ेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर करिकुलम डिज़ाइन, इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट। वैसे ही पॉलिसी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो इंश्योर करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज़ और रेशनलाइज करना पड़ेगा ओवरलैपिंग स्कीम्स को। एलोकेट करना पड़ेगा डेडिकेटेड फंड्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन विद इन स्कूल बजट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। फिर आते हैं अपन कंक्लूजन की तरफ। इंट्रो बॉडी हमने देख लिया कि मेन स्ट्रीमिंग वोकेशनल एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर रियलाइजिंग इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बेनिफिट लेना है सही तरीके से तो वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। बाय ओवरकमिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स एंड फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्गर लिंकेजेस, यदि हम स्ट्रॉन्गर लिंकेजेस बना लेंगे तो उससे वोकेशनल एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है और हम एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप भी ब्रिज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, डज द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न पावर मीन द वर्ल्ड विल बिकम अनस्टेबल और कैन इट लीड टू अ फेयरर ग्लोबल सिस्टम। तो बोल रहा है कि यदि वेस्टर्न पावर डिक्लाइन हो जाएगा तो क्या इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा या तो फिर फेयरर ग्लोबल सिस्टम आ जाएगा। तो इसके बेनिफिट्स बताना है डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर के, और कैसे इंडिया इसको शेप कर सकती है ये बताना है। ठीक है, तो दो पार्ट हुए। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ग्लोबल ऑर्डर अभी लार्जली शेप्ड है वेस्टर्न डोमिनेंस से हर स्फीयर में, ऑलमोस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फीयर में। लेकिन धीरे धीरे अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड राइज ऑफ एमर्जिंग पावर, देयर इज ग्रोइंग डिबेट ऑन वेदर दिस शिफ्ट विल लीड टू ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। तो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी होगी या नहीं उसके बारे में बात हो रही है। तो वाई द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न पावर डज नॉट नेसेसरीली लीड टू ग्लोबल डिसऑर्डर। तो अब इसके हम रीजंस देखते हैं। तो फर्स्ट इज राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी। तो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और रीजनल ब्लॉक्स जो हैं जैसे आसियान और AU वगैरह जो है वो असर्ट करते देमसेल्व्स, मतलब उनका रोल अब बढ़ते जा रहा है ग्लोबल गवर्नेंस में। वैसे ही जो एकदम यूनिलेटरलिज्म चलता था पहले, मोनोपोली चलती थी, वो कम होते जा रही है। डाइवर्सिफिकेशन होते जा रही ग्लोबल लीडरशिप की, स्पेसिफिकली जैसे क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में, पैंडेमिक, डिजिटल गवर्नेंस, इन सब के दायरे में। फिर एडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइज ग्लोबल ऑर्डर के कि ग्रेटर इक्विटी आ जाती है रिप्रेजेंटेशन में, जैसे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक में ग्लोबल साउथ को सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन, बिम्स्टेक। फिर रेजिलिएंट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, कोई सिंगल पॉइंट फेलियर की दिक्कत ही नहीं होती, और साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ जाता है। अब सेकेंड पार्ट जो था कि इंडिया का क्या रोल है और पोटेंशियल क्या है इंडिया का इसको शेप करने में, तो पहला है कि हम ऑलरेडी चैम्पियन ऑफ ग्लोबल साउथ है, हमने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में इंक्लूड करवाया। फिर मल्टीलेटरल एंगेजमेंट में हम मेंबर है, जैसे D20, ब्रिक्स, SCO, क्वाड में। फिर हमारी नॉर्मेटिव लीडरशिप है, मतलब हमारा वो बहुत अच्छा है ना, इमेज बहुत अच्छी है सॉफ्ट पावर, और पीस बिल्डिंग और डिप्लोमेसी में हम बहुत अच्छे हैं, जैसे हम UN पीस कीपिंग में हमारा रिकॉर्ड है। हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं, तो हम रिफॉर्म ला सकते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे UNSC के एक्सपेंशन में, स्ट्रॉन्गर रीजनल अलाइंसेस बना सकते हैं, इंक्लूसिव डिजिटल ट्रेड और क्लाइमेट गवर्नेंस प्रमोट कर सकते हैं, और इंडिया की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल बेस को इन्हांस कर सकते हैं। तो हमने बॉडी देख लिया, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब कंक्लूजन। तो क्वेश्चन से रिलेट करना और पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। तो द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न डोमिनेंस नीड नॉट लीड टू क्योस। तो इससे नहीं क्योस नहीं आएगा इससे, इंस्टेड इट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर आ सकता है। India, with its unique positioning as both a rising power and a voice for global South, is well placed to play a pivotal role in steering this transition towards a fairer global system. तो इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल सिस्टम और भी ज़्यादा फेयरर हो रहा है। तो हमने इसका बॉडी के दोनों पार्ट देख लिए, एक बार देख लीजिएगा कि इसमें पहला था कि हमको ये बताना है कि वेस्टर्न पावर का डिक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड ऑर्डर अनस्टेबल हो जाएगा, इंडिया इसको कैसे शेप कर सकती है ये बता रहा है। तो हमने दोनों पार्ट डील कर लिया। अब हम कल मिलेंगे कल की करंट अफेयर्स के साथ। आप लोग अभी इस सब चीज़ों को रिवाइज़ करिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रेगुलरली नोट डाउन करते जाइएगा और रिवाइज़ करते जाइएगा, जिससे आप चीज़ें सही टाइम पे रिवाइज़ कर सकें। ठीक है,
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।